हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और मैं फ्लेवियस रेमंड, आपका एसएसटी एजुकेटर। तो चलिए बेटा, आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है? फेडरलिज्म के बारे में आज हम लोग इस क्विक रिवीजन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, थोड़ा बहुत हमने पावर शेयरिंग वाले में हल्का हल्का फुल्का इसके बारे में जाना था। कैसे जाना था? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जब हमने पढ़ा था कि जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाती है। फेडरलिज्म बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए, पहले जान लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच पावर इज अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी वहां पर फेडरलिज्म में क्या होती है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर होती है। जैसे सबसे पहले क्या आता है? सेंट्रल, फिर क्या आता है? स्टेट, और अगर कोई बहुत बड़ा देश है तो वहां पर क्या आती है? लोकल गवर्नमेंट। देखिए, यूजली अ फेडरेशन हैज टू और मोर गवर्नमेंट। ठीक है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरेशन में क्या होता है? ज्यादातर जो है वो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बट इफ द कंट्री इज लार्ज दे विल हैव थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो मैंने आपको पूरी कथा एक बार में ही बता दी। ठीक है, कि फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वो होता है जहां पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जो पावर्स है वो डिवाइड होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, ज्यादातर फेडरेशन में क्या होता है? ठीक है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन अगर देश बहुत बड़ा है तो वहां पर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। देयर, आप देखिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये अभी हमने जान लिया। सेकंड, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। हर जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा उसका क्या होगा? उसका अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? उसका एक अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। ज्यूरिडिक्शन मतलब उसका एक एरिया होगा। यानी फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, जब आप उत्तर प्रदेश से कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अभी यूपी में ही घूम रहा हूं। जब आप उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड में गए, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं मैं तो अभी भी यूपी में ही हूं। नहीं कह सकते ना, क्योंकि आप अलग लेवल पर चले गए, अलग जगह पर गए हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? उनका एक अपना दायरा है। यानी जो यूपी के जो लॉज हैं वो यूपी में फॉलो होते हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां के कुछ अलग लॉज होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं कि कानून अपनी मर्जी से बनता है। ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो कानून कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर लेवल। यानी कोई एक लेवल की जो गवर्नमेंट है वो बदलाव नहीं कर सकती। वो संविधान में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती जब तक वो दूसरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से कंसेंट नहीं ले लेते। यानी उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाकर कोई भी बदलाव अगर किया जाए तभी होगा। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी मनी। ठीक है, यानी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी ये जो अलग अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी सेंटर, स्टेट, लोकल, इन सबके जो रेवेन्यू के सोर्सेज है, पैसे के जो सोर्सेज हैं, वो भी स्पेसिफाइड हैं, वो भी मेंशन है। और ये क्यों है? ताकि सभी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ पैसा सिर्फ सेंटर के हाथ में होता तो क्या होता? हो सकता है कुछ स्टेट को ज्यादा पैसा मिलता, कुछ को कम पैसा मिलता। हो सकता है लोकल गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलता, क्या नहीं भाई हम तुम्हें वोट ही नहीं, हम तुम्हें वोट कह रहे, हम तुम्हें पैसा ही नहीं देंगे। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये चीज स्पेसिफाइड है कि रेवेन्यू सोर्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि सभी के पास, सभी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास क्या हो? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। लास्ट देखिए, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि दो के बीच में लड़ाई हो जाती है, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है।
तो यहां पर कौन सॉल्यूशन करेगा? यहां पर कोर्ट इंटरप्ट करेगा बीच में, जो हमारा जुडिशियरी है, ठीक है, वो इनके बीच में आकर इंटरप्ट करेगा और वो जो फाइनल डिसीजन सुनाएगा वो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि यार मैं सेंट्रल लेवल बैठा हूं तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी हैज द पावर टू डू दिस। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। ये जो फेडरल सिस्टम है ना, ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, फेडरलिज्म का मेन सिस्टम क्या है कि लोगों की यूनिटी को सेफगार्ड करके रखे, ये लोगों की एकता को सेफगार्ड करके रखे और उसको प्रमोट करे। दूसरा, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है। ठीक है, तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरल सिस्टम के। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ना इस फोटोग्राफ में कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। अगर हाथ मिलाकर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, वरना खराब हो जाएगा, वरना ठन ठन गोपाल। नाउ टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, दो तरीके के फेडरलिज्म होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। पहले कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पढ़ते हैं हम लोग। Many independent states coming together to form a bigger country। बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, एक साथ मर्ज होती हैं और एक बड़ा देश बनाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं, सॉरी कंट्री कह रहा था मैं, छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, वो एक साथ आती हैं और एक बड़ी कंट्री बनाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, और यहां पर क्या है, सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। स्टेट एंड सेंटर आर इक्वली पावरफुल, यहां पर स्टेट और सेंटर क्या है, इक्वली पावरफुल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आप यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप यूएसए को देख लीजिए, छोटी छोटी स्टेट्स है ना, लेकिन सब लोगों एक मर्ज हो गई हैं और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? लार्ज कंट्रीज डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर। जो बड़े देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑल स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या होता है कि हर स्टेट के पास अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। यानी जैसे हमारे इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा पावरफुल होती है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। ठीक है, दो तरीके के फेडरलिज्म हमने जाने। कमिंग टुगेदर में क्या है, जहां पर छोटी छोटी स्टेट्स क्या करती है, एक बड़ी कंट्री बनाती हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि जो लार्ज कंट्री है वो अपनी पावर्स को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट, यहां पर एक तीसरी तरीके की गवर्नमेंट भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ये यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द लोअर लेवल वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहां पर क्या होता है कि एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, या फिर जो छोटे छोटे तीन या चार जो लेवल हैं, ठीक है, जो और जो गवर्नमेंट है, जो सुपीरियर है, जो सबसे ऊपर है, वही इनको कानून बताएगी और ये इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप यहां देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉज भेज रही है और इनको यही फॉलो करना पड़ेगा। ये जैसे 3 कॉलोनीज इसमें एग्जांपल में दिखा रखा है। क्या है, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, या तो एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगा, या फिर जो लोअर लेवल होगा, यानी ये जो लोअर लेवल है इनके पास क्या है, पावर्स कम होंगी, पावर ही नहीं होगी और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए इंग्लैंड है, फ्रांस है, चाइना है, श्रीलंका है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट ये होता है। इंडिया एज फेडरल कंट्री, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? हां जी, इंडिया भी फेडरल है। देखिए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड फेडरलिज्म इज नोवेयर। सच बात तो यही है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। इस चैप्टर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन। तो आपको बेटा सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी, दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड फेडरेशन इज नोवेयर, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या है, तो हम क्यों कहते हैं कि हमारा इंडिया फेडरल है? देखिए, देन हाउ इंडिया इज फेडरल, कैसे है जी? आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बाद हम ये जानते हैं कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि राजाओं के पास थी, जो प्रिंसली स्टेट जो कि जिस पर जो किंग रूल था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स क्या हुई, इंडिया का पार्ट बन गई। ऐसा ही तो हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, ठीक है, यानी स्टेट्स का यूनियन होना। देयरफॉर इंडिया इज नॉट यूज द वर्ड फेडरलिज्म, इसलिए इंडिया ने कभी फेडरलिज्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इनिशियली देयर वर 2 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेटर द थर्ड टायर वाज एडेड, दैट इज पंचायती राज, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सो पहले इंडिया के पास क्या था, 2 टायर ऑफ द गवर्नमेंट था, एक था सेंटर लेवल पे, एक था स्टेट लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, थर्ड टायर को ऐड किया गया, जिसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वन ऑफ द, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि आ सकता है कि इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाया गया, ठीक है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, देखिए सबसे पहले क्या क्या सबूत है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सबसे पहले देखिए 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आपको फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म याद है तो उससे आप जोड़ सकते हैं सारी कहानी। देखिए 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, हाँ जी बिल्कुल है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है। फिर देखिए जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी है, ये हमने जाना था फेडरलिज्म वाले फीचर में कि जो जुरिडिक्शन है यानी सबका एक दायरा है, ठीक है, सब हर गवर्नमेंट का एक दायरा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, हाँ जी बिल्कुल है। इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, देयरफॉर सेंटर एंजॉय मोर पावर, सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट से, हाँ जी बिल्कुल है। अब अगर किसी को बदलाव करना है, नीड टू 2/3 votes of the Rajya Sabha and the Lok Sabha and more than half state must pass the bill to change the basic laws in the constitution। अगर आपको संविधान में कोई बदलाव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। तो एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, और इसके अलावा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट को एग्री करना होगा कि हाँ जी हम तैयार हैं, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक लॉज में बदलाव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ा था कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा स्टेट और सेंटर के बीच में तो कौन इंटरफेयर करेगा, जुडिशरी एंटर करेगा, जुडिशरी, और जो डिसाइड करेगा वही होगा। यही तो हमने लिखा था, ये देखिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में यही तो हमने जाना था, ये सारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, और यही सारे फीचर्स इंडिया के पास भी हैं। तो हुई ना इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है, हुआ ना इंडिया एक फेडरल कंट्री। इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म, हम बोलते हैं कि इंडिया फेडरलिज्म है, लेकिन इंडिया, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि इंडिया कहीं भी ये नहीं लिखा गया, फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जुरिडिक्शंस हैं। अभी हम जुरिडिक्शन पढ़ रहे थे, क्या है सर ये जुरिडिक्शन, ये जुरिडिक्शन क्या है, ये क्या है जुरिडिक्शन। तो देखिए क्या है जुरिडिक्शन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए लिस्ट असाइन करी गई है। एक है यूनियन लिस्ट जो कि सेंटर के लिए है, स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट के लिए है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जो कि दोनों के लिए है, यूनियन और स्टेट के लिए, और रेसिडुअरी लिस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेसिडुअरी लिस्ट जो कि स्टेट्स जो सेंटर को स्पेशल पावर देती है। देखिए यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं, वो चीजें जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कौन सी चीजें आएंगी, वो जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वेयर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज, और यहां पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है वही कानून बना सकती है। जैसे देखिए बेटा डिफेंस, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबके बारे में जानते हैं हम लोग। ये जो कानून बनाए जाते हैं, अब हम अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे, ठीक है,
कोई स्टेट गवर्नमेंट वाले कहते कि अगर हमें सरकार में लाया गया तो हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मर्ज कर देंगे। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन लोग सुनते हैं अच्छा क्या बात है, तो भाई अगर ये पाकिस्तान को ले आए फिर तो इनको वोट देना पड़ेगा। क्यों देना है? इनके हाथ में है ही नहीं, डिफेंस इनके हाथ में नहीं है। तो आप भूल जाइए कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर का जो दावेदार है, कोई आता है कि भाई मैं आपकी स्टेट में सीएम बन पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है, कि मैं आपके यहाँ पे अगर आप मुझे वोट देंगे मैं आपकी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा और मैं फिर पाकिस्तान को भारत में मर्ज कर दूंगा। नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिफेंस उनके हाथ में नहीं है। फॉरेन अफेयर्स देख लीजिए, विदेशी मुद्दे जो होते हैं, ठीक है, यानी विदेश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के रिलेशंस हैं, वो स्टेट मैटर नहीं करती है, वो कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है। फिर क्या है, बैंकिंग हो गया, जैसे अभी हमने मनी एंड क्रेडिट वाले में जाना था, नोट कौन छापता है? आरबीआई छापती है, ठीक है, किसके उस पर छापती है? ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यही हमने जाना था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर छापती है, तो बैंकिंग हो गया। स्टेट लिस्ट देखिए बेटा, इट इंक्लूड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी जो कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है, जो लोकल एरिया के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। वेयर ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस, यहां पर क्या होता है, वो कानून जो कि स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पुलिस प्रशासन, ठीक है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब क्या है इसके इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। इट इंक्लूड्स कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड टू बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये वो मैटर है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों की जरूरत है। ये वो मैटर है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों की जरूरत है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन तो पूरी इंडिया में है ना, सब जगह पर है, तो उसका नियम कौन निर्धारित करेगा? दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इसको निर्धारित करेंगे। ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट किसी एक स्टेट का थोड़ी है, जंगल तो सभी को बचाना है, वरना क्या होगा, वरना जंगली जानवर आपके फ्लैटों में आके रहने लग जाएंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे। तो वो भी आएंगे, जब आप उनका जंगल तोड़ोगे तो वो भी तो आएंगे फिर इधर कि भाई हमें भी एक फ्लैट दे दो 3 BHK का, ठीक है, एक मैं हूं, एक मेरी चीती है और मेरे छोटे छोटे 4-5 और छोटे छोटे चीता हैं, ठीक है, तो फिर वो आपके यहां पे आएंगे सोने के लिए। रेसिडुअरी लिस्ट, इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स, इसमें वो सब्जेक्ट्स को रखा जाता है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑल 3 लिस्ट, यानी इसमें वो सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो कि ना इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है। और यहां पर कौन कानून बनाता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। एग्जाम्पल जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बाकी सारी चीजें आती है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये जो है ना लिस्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो एक बार आप इसको भी ध्यान रखना। इसमें से आपके MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इस लिस्ट में से। आपके लिए बताऊंगा कैसे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है, मैचिंग आती है उसमें, ठीक है। तो आपको ये समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल, जिसमें जो है नेशनल इंपॉर्टेंस होती है और सेंटर कानून बनाती है। स्टेट में क्या होता है? स्टेट रिलेटेड मैटर्स को रखा जाता है, स्टेट कानून बनाती है। कॉन्करेस्ट में जो कि कॉमन इश्यूज हैं, जो कि ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट हैं जो कि स्टेट और सेंटर के लिए है, इसमें स्टेट और सेंटर मिलकर कानून बनाते हैं। रेसिडुअरी लिस्ट में क्या होता है? वो सब्जेक्ट जो कि इन तीनों में नहीं है, ठीक है, और इसमें कौन लॉज बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। चलिए, What makes India a federal country? इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है? दो इंडियाज होल्डिंग फेडरलिज्म, भले ही इंडिया क्या करती है? फेडरलिज्म को होल्ड करती है। वन फीचर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स, और इसका सबसे बड़ा एक फीचर क्या है? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स।
unequal distribution of power among the states. Some states enjoy special status. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है. हमने यही जाना था कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है कि उस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है ना, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है कि जिसमें क्या कर रखा है कि हम पावर्स जो हैं वो अलग छोटे छोटे लेवल पर डिवाइड कर रखी है. तो उसमें ये क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है. कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है. एक हमने जाना था कमिंग टुगेदर, एक था होल्डिंग टुगेदर. याद आया? कमिंग टुगेदर में क्या था, ठीक है, छोटी छोटी स्टेट्स आ रही थी, एक कंट्री बना रही थी. होल्डिंग टुगेदर में क्या था, एक ही बहुत बड़ी स्टेट थी, उसने क्या किया, अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, अपने गवर्नमेंट के लेवल को डिवाइड किया. तो यहां पर कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनके पास स्पेशल स्टेटस होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये सारी इसमें दे रखी, ठीक है. अंडर आर्टिकल 371 इसमें इनको क्या स्पेशल स्टेटस है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो हमने जान लिया, लेकिन इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, जो इसमें लिखा है आप देख सकते हैं. 371A, B, C, 371I, 371F, 371H, 371, 371J, ये क्या है, ठीक है. देखिए अंडर आर्टिकल 371 क्या कहता है, आउटसाइडर्स कैन नॉट बाय लैंड ऑन दिस एरिया, यानी इन स्पेशल जगहों पर, इन स्टेट्स में कोई भी आउटसाइडर, कोई भी बाहर का यहां पर जमीन नहीं ले सकता, ठीक है. कोई भी जमीन यहां पर नहीं ले सकता. बाहर का कौन है, मतलब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैं इनकी स्टेट के लिए तो बाहर का हुआ है ना. अगर मैं यूपी में रहता और मैं कहूं कि भाई मुझे आंध्र प्रदेश में या मिजोरम में या नागालैंड में जमीन चाहिए, तो क्या मुझे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इनका थोड़ी हूं, यानी मैं इस स्टेट में थोड़ी रहता हूं. मैं नागालैंड में नहीं रहता ना, मैं रहता तो उत्तर प्रदेश में हूं, तो इनके लिए तो मैं आउटसाइडर ही हुआ, एक बाहर का आदमी हुआ. आउटसाइडर्स कैन नॉट बाय लैंड ऑन दिस एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, ताकि इनके क्यों किया जाता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड देयर ऑफ इंडिजिनियस, और इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉज हैं आर्टिकल 371 इन लोगों के लिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ के कल्चर्स बिल्कुल अलग हैं एज कंपेयर टू हमारे यहाँ पर, ठीक है. हमारे यहाँ कल्चर अलग है, इनके यहाँ बहुत अलग है. तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके राइट्स को बचाने के लिए आर्टिकल 371 इशू किया गया है, ठीक है. यूनियन टेरिटरीज देखिए बेटा, ये आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा. यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, देखिए. देयर आर स्मॉल एरियाज विच कैन नॉट बिकम स्टेट बाउंड्री बट दे कांट बी मर्ज विद अदर्स. ऐसी कुछ जगहें हैं हमारे इंडिया में जो कि क्या है, जो कि स्टेट भी नहीं है, और वो ठीक है क्योंकि वो इतनी छोटी है कि वो स्टेट भी नहीं है, लेकिन उनको किसी दूसरी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता. जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, वो छोटा है बहुत, लेकिन हम उसको, ये इतना भी छोटा नहीं है कि हम उसको किसी के साथ मर्ज कर दें, कि उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, तो उसको मर्ज भी नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फीचर. उनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, उनकी कुछ ना कुछ खास बात होती है. जैसे आप दिल्ली में जानते हैं कैपिटल है हमारी, ठीक है, दमन एंड दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, JNK, ठीक है, लद्दाख. द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखिए यहां पर क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे दिल्ली में आपको मैं बताता हूं, दिल्ली में जो पुलिस है, जो कि किसमें है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है ना. पुलिस जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, लेकिन दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. दे अपॉइंट द गवर्नर टू रन द यूनियन टेरिटरीज. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नर को अपॉइंट करती है, ठीक है. तो गवर्नर क्या करते हैं, इन यूनियन टेरिटरीज को रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कौन इनको रन करता है, गवर्नर रन करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये एक स्पेशल पावर है, ऐसा नहीं कि इनके CM नहीं होते. आप जानते हैं दिल्ली के अभी तो नहीं बने, ठीक है, देखते कौन बनेंगे दिल्ली के CM. तो JNK का, चंडीगढ़ का, सबके अलग अलग है, ठीक है. तो ये इनके पास एक स्पेशल पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
कि वो इनके कामों में, ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं, और वो नहीं करते, उन्होंने गवर्नमेंट अपॉइंट किया होता है इस काम के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट आता है, फिर आता है लैंग्वेज पॉलिसी, और फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर द स्टेट्स दैट आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। यानी लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं, वो स्टेट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया उनके लैंग्वेजेस के बेसिस पर। ठीक है, जैसे हिंदी है, हम लोग जो मैक्सिमम जो लोग हिंदी बोलते हैं यूपी एरिया के साइड में रहते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं वो बिहार की तरफ रहते हैं, जो बंगाली बोलते हैं वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है, इस जो मराठी बोलते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, स्टेट्स जो कि डिवाइड किए गए उनके रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पर। 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इनटू ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में हम जानते हैं कि अंग्रेज ऐसी हमें छोड़ गए, उसके बाद क्या हो गया, स्टेट्स को क्या किया गया, एक साथ बुलाया, एक साथ इकट्ठा किया गया। कैसे किया गया, उनके रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पर, ठीक है, वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, उनको नई स्टेट्स क्रिएट करने के लिए। दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक लैंग्वेजेस लिव्ड इन सेम स्टेट। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो सेम तरीके के सेम लैंग्वेज के लोग हैं वो एक ही जगह पर रह सके, एक ही स्टेट में रह सके। ठीक है, सम स्टेट्स वर्क, इसके अलावा कुछ स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। कुछ स्टेट्स को कैसे क्रिएट किया गया, उनके कल्चर, उनकी एथनिसिटी और उनके ज्योग्राफी के बेसिस पर। ठीक है, ये है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, जहां पर जो स्टेट्स को जो डिवाइड किया गया ऑन रीजनल लैंग्वेजेस के आधार पर रखा गया। ठीक है, फिर देखिए लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए लेटर इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी वाज चोजन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अब जब देखो ये क्या किया गया, जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स तो कंस्ट्रक्ट बना दी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनाए, राष्ट्रभाषा कौन सी बनाए। तो राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेट होने लगा। हिंदी वाले ने बोला कि भाई हिंदी होनी चाहिए, आज भी इस चीज के लेकर डिबेट चलती है, क्योंकि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में अब महाराष्ट्र के लोग कहने नहीं मराठी होनी चाहिए, तमिलियंस कहने लगे, ठीक है, तमिलियंस कहने लगे कि तमिल भाषा होनी चाहिए, वेस्ट बंगाली जो थे वो कहने लगे कि जो है बंगाल भाषा, ठीक है, जो बंगाली भाषा है वो होनी चाहिए। तो सबके अपने अपने आइडियाज थे। तो फाइनली इस चीज को डिसाइड किया गया, हिंदी के साथ किसको और रखा जाएगा, इंग्लिश को भी हम लोग यूज करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे, और स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। तो टोटल देखिए बेटा 21 अदर लैंग्वेजेस, यानी एक हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस, यानी टोटल कितनी हो गई, 22 लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, वर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 22 लैंग्वेजेस एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल। A candidate is in an examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। और जब कोई, अगर मान लीजिए आपको किसी सरकारी नौकरी के लिए जाना है, ठीक है, आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो इन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है या किसी और भाषा में, आपके पास 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी पेपर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वन पार्टी रूल बोथ सेंटर एंड स्टेट। 1990 तक, 1990 तक, ठीक है बेटा, 1990 तक एक ही पार्टी थी जो कि सेंटर में थी और स्टेट में थी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कांग्रेस।
ठीक है, उसका नाम क्या है, कांग्रेस। इट्स अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट वर रूल्ड बाय द डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, और क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी में थी कांग्रेस, तो अगर कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी तो उनको मना कर रहे थे, तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है, लेकिन बट इन 1990 नो सिंगल पार्टी हैज मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। लेकिन 1990 में ऐसा कुछ हुआ कि किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी कि वो सेंटर में आ सके। अब क्या हुआ, इट स्टार्टेड द एरा ऑफ कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। और पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट की स्थापना हुई, स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, स्थापना हुई 1990 में, पहली बार गठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इसकी वजह से क्या हुआ, पहली बार पावर शेयरिंग का जो कल्चर था वो सामने आया। एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और पहली बार जरूरत लगी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। पहली बार 1990 में यह एहसास हुआ, जब किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी वोट की, तब पहली बार गठबंधन की सरकार बनी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। और उसमें, ठीक है, उसके बाद समझ में आया कि भाई इज्जत तो सबकी करनी पड़ेगी अगर सरकार चलानी है तो। ठीक है, यानी कुर्सी के, ये कुर्सी है, इसके 4 पैर हैं, तो चारों पैरों को इक्वल इज्जत देनी पड़ेगी। अगर कोई एक टूट गया तो कुर्सी गई। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है देखिए। In 1992, the Constitution amended to make the third tier of the government. 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत लगी, ठीक है, कि हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट भी होना चाहिए। थर्ड टायर मतलब जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया, पंचायती राज। ठीक है, नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली एट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और इसको मैंडेटरी किया गया कि लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या रखा गया, सीट्स को रिजर्व किया गया, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर रिजर्वेशन दिया गया। क्रिएटेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई, खासकर स्टेट इलेक्शंस के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, ताकि म्युनिसिपल इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस हो सकें। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको बोला गया कि आपको जो पंचायती राज है, ठीक है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके साथ आपको रेवेन्यू यानी पैसा शेयर करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अब लोकल गवर्नमेंट भी है। नाउ देयर आर अबाउट 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव एट अ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 36 लाख लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं इंडिया में। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 2 तरीके की लोकल गवर्नमेंट होती है, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। रूरल का मतलब होता है विलेज, ठीक है, अर्बन का मतलब होता है टाउन। ठीक है, यहां रूरल का जो रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, यहां पर 3 लेवल पे आता है। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे है, फिर पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक एक करके देखो, इसको क्विकली देखते हैं। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है, इसमें क्या है, सिंगल या तो एक विलेज होगा, या तो छोटा या तो बड़ा विलेज एक ही होगा, या फिर छोटे छोटे 2-3 गांव एक साथ होंगे। ठीक है, और यहाँ के हेड को क्या बोलेंगे, सरपंच। ऐसा आपने देखा होगा कि एक बंदा पेड़ के नीचे बैठा रहता है और वो सबको ज्ञान देता रहता है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है। ठीक है, तो ये होता है सरपंच। ठीक है, यही होता है सरपंच। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचायत समिति क्या होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है। यहां पर कुछ ग्राम पंचायत, ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है, इसके कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पंचायत समिति बनाते हैं। अब पंचायत समिति के हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के हेड को क्या बोलते हैं,
चेयरमैन बोलते हैं। उसके बाद जिला परिषद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। पंचायत समिति, ठीक है, ऑल पंचायत समिति इन वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जितनी भी पंचायत समिति एक डिस्ट्रिक्ट में है वो मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं, ठीक है। द जिला परिषद एज अ पॉलिटिकल हेड, ठीक है, और उसके पॉलिटिकल हेड को क्या कहा जाता है, अध्यक्षा या प्रेसिडेंट बोला जाता है, तो आप प्रेसिडेंट ही बोलना, ठीक है। फिर देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट का क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके से, बड़े शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, टाउन्स में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, और ना ही टाउन है और ना ही सिटी है, वहां पर क्या होता है, नगर पंचायत होता है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल। इस चैप्टर में इतना ही था। देख कितने आसान चैप्टर हैं, लोग फालतू में टेंशन लेते हैं, एसएसटी एसएसटी, कितनी एसएसटी, बहुत परेशान करती है एसएसटी, कुछ नहीं है एसएसटी में। अगर आप ध्यान से समझे, देखो एसएसटी आपके रियल लाइफ इश्यूज को लेकर, ठीक है, रियल लाइफ इश्यूज को अगर आप समझेंगे तो आपकी एसएसटी बहुत आसान, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा आप लोगों से, तब तक मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। चलिए बाय।